मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। हम पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय का चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए से मध्यकालीन समाज पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने महत्वपूर्ण यात्री जो कि मध्यकाल में भारत आए थे, जिसमें अल ब्रूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा वर्नियर के बारे में हमने पढ़ लिया है। साथ में ही इन सभी जो यात्री थे जिन्होंने भारतीय इतिहास को अपनी ग्रंथों में लिखा, उन ग्रंथों के बारे में भी हमने पढ़ा। हमने पढ़ा कि किस प्रकार से अल ब्रूनी भारत आया महमूद गजनवी के साथ, और उसने भारत में अपनी आंखों देखा हाल अपनी महत्वपूर्ण ग्रंथ किताबुल हिंद में लिखा। किताबुल हिंद महमूद गजनवी के द्वारा लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था। इसके पश्चात हमने इब्न बतूता के बारे में पढ़ा। इब्न बतूता जो कि एक महान इतिहासकार विद्वान था, उसने रेहला नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। साथ में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से वो दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में भारत आया था, और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के बारे में भी काफ़ी डिटेल में बता दिया कि दिल्ली सल्तनत का आरंभ कब हुआ, उसके अंतिम शासक कौन थे, किस प्रकार से 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और इस पानीपत की पहली लड़ाई में उसने इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की। साथ में हमने पढ़ा फ्रांसवा वर्नियर के बारे में, जो कि मुगल काल में भारत आया। वो दारा सिको जो कि औरंगजेब का भाई था, बड़ा भाई था, जब फ्रांसवा वर्नियर भारत आया तो उसके दरबार में वो रहा दारा सिको के। लेकिन उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ, मतलब कि सिंहासन को प्राप्त करने के लिए शाहजहां के 4 पुत्रों दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब के बीच में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों को पराजित करते हुए उन्हें मार डाला, और जो दारा सिको था वो भी उसमें मारा गया, उस उत्तराधिकार के युद्ध में मारा गया। तो फ्रांसवा वर्नियर को उसके बाद एक विदेशी राजदूत ने अपने दरबार में अपने यहाँ पे काम पर रखा, और फ्रांसवा वर्नियर ने उस समय जो भी अपनी आंखों से देखा उसका वर्णन उसने अपनी पुस्तक ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में डिटेल में किया। तो ये फ्रांसीस जो जितने भी यात्री भारत आए उनके बारे में हमने डिटेल में। आज हम एक और यात्री के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम था अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक ये 15वीं शताब्दी में भारत आया। 15वीं शताब्दी का एक महान विद्वान रहा है, और उसका जन्म 1413 ईस्वी में हेरात में हुआ था। उसने अपनी शिक्षा जो है वो हेरात में ही प्राप्त की, और 1437 ईस्वी में उसने खुरासान का शासक था शाहरुख खान, उसके अधीन वो उसके शासनकाल में वो समरकंद एक जगह है, वहाँ पे वो काजी नियुक्त हुआ। काजी मतलब कि न्यायाधीश, ठीक है। अब्दुल रजाक की योग्यता से प्रभावित होकर शाहरुख खान ने उसे उस समय भारत में, दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य था, जिसके बारे में आप 7th चैप्टर में पढ़ोगे। तो विजयनगर साम्राज्य में उस समय जो शासक थे उनका नाम था देवराय द्वितीय। तो शाहरुख खान ने अब्दुल रजाक को देवराय द्वितीय, जो कि विजयनगर के एक महान शासक थे देवराय द्वितीय, उनके दरबार में राजदूत के तौर पर उसको भेजा। किसको भेजा? अब्दुल रजाक को। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी, और ये जो साम्राज्य था ये दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा है, विजयनगर साम्राज्य, जिसकी राजधानी सांची थी। तो डिटेल में हम इसको 7th चैप्टर में पढ़ेंगे, आप लोगों को बड़े डिटेल में विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अब्दुल रजाक जो कि शाहरुख खान जो समरकंद का खुरासान का शासक था, उसने अपने राजदूत के तौर पर उसे विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय के शासनकाल में भेजा। 1442 से लेकर 1443 ईस्वी तक देवराय द्वितीय के दरबार में वो रहा। उसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की जो भी उसने विजयनगर साम्राज्य में देखा उसका वर्णन उसने किया। वह लिखता है, जो उसने लिखा विजयनगर साम्राज्य, जिसे वो विजयनगर
शहर भी मानता है। ऐसा ऐसा शहर है कि समस्त पृथ्वी पर इसके समान अन्य कोई स्थान न आंखों ने देखा और न कानों ने सुना। तो इस प्रकार से देवराय द्वितीय के शासनकाल में जब अब्दुल रज्जाक विजयनगर में आया तो उसने विजयनगर साम्राज्य की जो है वो उसके बारे में लिखा। वह देवराय द्वितीय के राजमहल, उसके दरबार, उसके नगरों की भव्यता का वर्णन उसने किया है। वह लिखता है कि देवराय द्वितीय ने एक कुशल शासन प्रबंधन की स्थापना की, मतलब कि देवराय द्वितीय एक महान शासक रहा है, ये अब्दुल जान। आगे वो लिखता है विजयनगर साम्राज्य के बारे में कि इसमें 300 बंदरगाहें थी। इस कारण विजयनगर साम्राज्य का आंतरिक और विदेशी व्यापार बहुत ही उन्नत था। संगठित श्रेणियों की स्थापना यहाँ पे की गई थी। श्रेणियाँ जो कि व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन होती थी। विजयनगर साम्राज्य की जो भूमि थी बहुत उपजाऊ थी। किसी इतिहासकार ने तो ऐसा भी लिखा है, ऐसा माना जाता है कि इतनी उपजाऊ भूमि थी कि जिस एक हाथी जितने कर एरिया में बैठता है वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो उतने कर एरिया से भी फसल पैदा हो सकती है। तो भूमि बहुत उपजाऊ थी, कृषि की व्यवस्था बड़ी अच्छी थी और विजयनगर साम्राज्य में ब्राह्मणों को विशेष सम्मान दिया जाता था। लोग यहाँ के बहुत समृद्ध थे, वो बहुमूल्य गहने धारण करते थे। विजयनगर साम्राज्य में महानवमी के त्यौहार को विशेष रूप से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस सारी चीजें अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखी। 1482 ईस्वी में इस महान विद्वान की मृत्यु हो गई। तो अब्दुल रज्जाक के ऊपर एग्जामिनेशन में 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग लिख सकते हो कि विजयनगर साम्राज्य में अब्दुल रज्जाक ने भारत की यात्रा की। आप लिख सकते हो कि अब्दुल रज्जाक 15वीं शताब्दी का ईरान का या फारस का एक महान विद्वान था, जो कि विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और वह खुरासान के शासक शाहरुख खान का क्या था, राजदूत था और उसने अपनी आंखों से जो भी देखा उसका वर्णन उसने किया। ठीक है, तो अब्दुल रज्जाक के बारे में है। अगला एक एग्जामिनेशन में प्रश्न आता है, क्योंकि टॉपिक से के ऊपर हम बात करेंगे कि भारत आने वाले यात्रियों का उद्देश्य क्या है। हालांकि मैंने परसों की क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि किस लिए यात्री जो है विदेशी यात्री भारत आए, क्या उनके भारत आने के उद्देश्य थे। तो हमने कंपेयर किया था कि अलग अलग यात्रियों के अलग अलग उद्देश्य थे। प्राचीन भारत में जो यात्री आए, जिसमें हमने बात की फाहियान, हिंदसांग और प्राचीन भारत में भी और बहुत सारे यात्री आए थे, उनके उद्देश्य अलग थे। अगर हम फाहियान की बात करें तो फाहियान के भारत आने का उद्देश्य बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना था और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो केंद्र थे उनकी यात्राएं करना था। लेकिन मध्यकालीन भारत में जो यात्री आए उनका उद्देश्य था, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत की अपार समृद्धि के बारे में उन्होंने सुन रखा था कि भारत एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही समृद्ध देश है। यहाँ पे सोने चांदी की कोई कमी नहीं है। मंदिरों में बहुत बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के भंडार है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं फिर बता दूं कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और मैक्सिमम जो उसके आक्रमण थे वो मंदिरों पर थे। 1026 ईस्वी में उसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। तो सोमनाथ का मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, आप लोगों ने सुना होगा, गुजरात में स्थित है। और यहाँ पे उसने उस मंदिर के ऊपर आक्रमण किया। तो उसको बहुत, अगर हम कांगड़ा की बात करें, हिमाचल प्रदेश की, कांगड़ा में नगरकोट, ठीक है, यहाँ पे उसने आक्रमण किया था। तो बहुत सारे आक्रमण उसने किए और मंदिरों के ऊपर आक्रमण किए। वो क्या करता था, मंदिरों के ऊपर आक्रमण करता था और वहाँ से वो सोना चांदी और जो भी खजाना होता उसको लूट कर ले जाता था। तो बहुत सारे यात्रियों का उद्देश्य, तो जो भारत की अपार समृद्धि थी उसका पता लगाना था कि क्या ऐसा है कि नहीं। दूसरा, बहुत सारे यात्री इस देश में आई प्राकृतिक आपदाओं से बचने, अपने उनके देशों में, बहुत सारे देशों में उस समय प्राकृतिक आपदाएं की, सूखा पड़ गया, भोजन की कमी हो गई या फिर और बहुत सारी समस्याएं हो गई। तो उन समस्याओं से बचने के लिए लोग भारत की ओर आए। कुछ यात्री भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। व्यापार करना भी कई यात्रियों का उद्देश्य था। और कुछ यात्री भारत में अपने धर्म का प्रसार करने के उद्देश्य से आए थे। मध्यकालीन भारत के बाद अगर हम बात करें अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों ने बहुत से जब जो ब्रिटिश थे भारत आए, तो उनके साथ साथ बहुत सारे जो ईसाई मिशनरी थे वो भी भारत आए और उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार भारत में किया। हालांकि इससे पहले
इस्लाम धर्म का प्रसार क्योंकि हो रहा था, तो इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए भी बहुत सारे यात्री जो है भारत की ओर आए। ठीक है, कुछ यात्री भारत की सभ्यता तथा संस्कृति का अध्ययन करना चाहते थे कि भारत का जो कल्चर था, जो ट्रेडिशन था, जो यहाँ के रीति रिवाज थे, उसके बारे में वो बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहते थे और उसका प्रसार करना चाहते थे। तो इस उद्देश्य से भी बहुत सारे यात्री भारत आए। तो 3 नंबर में प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे, वर्णन करो। 3 नंबर में आता है। तो ये काफ़ी है, 4-5 पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट, मध्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा। ये भी प्रश्न एग्जामिनेशन में 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है। 2 नंबर में आ गया तो अपने 2-3 पॉइंट लिखने हैं, 3 नंबर में आएगा तो आप 4-5 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं इसमें बताएं वो आप लिख सकते हो। तो क्या स्थिति थी मध्यकाल में? स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। मतलब कि हालांकि अगर हम बात करें तो भारत में मैक्सिमम टाइम, आज में तो आज की परिस्थिति हमें पता है कि आज अगर स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो बहुत सुदृढ़ है भारत में। आज भारत में स्त्रियां जो है हर एक क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो। आज बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे स्त्रियां पुरुषों से भी आगे निकल गई है। हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अभी हिमाचल प्रदेश की जो लिस्ट निकली, हम देखते हैं कि जो टॉप 10 जो कैंडिडेट थे एचएएस के, उसमें मैक्सिमम लड़कियां थी। इसके बाद इसके अलावा आईएएस जो हमारा यूपीएससी के एग्जामिनेशन है, उसमें भी हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो लड़कियां हैं वो उसमें जो है वो टॉप करती है। तो लड़कियां आज की डेट में, स्त्रियों की जो स्थिति है भारत में बहुत सुदृढ़ है। आज हम देखते हैं कि कई स्टेट्स की हमारी जो मुख्यमंत्री है वो महिलाएं हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे राजनीतिक पदों पर महिलाएं हैं। आज हम देखते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए हैं। तो आज की डेट में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी, लेकिन प्राचीन काल में और मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं रही है। अगर हम भारत के उपलक्ष्य में बात करें तो प्रत्येक प्रकार के अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जाता था। आज स्त्रियों को पुरुषों के बराबर के अधिकार प्राप्त है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो अमेंडमेंट्स हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो महिलाओं को समाज में, वो महिलाओं को देश में बराबर के अधिकार देते हैं। लेकिन प्राचीन समय में उन्हें कोई भी अधिकार, मध्यकाल में उन्हें कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे और उनकी स्थिति बहुत खराब थी। समाज में उनका दर्जा पुरुषों की जूती के बराबर समझा था, मतलब कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई सम्मान नहीं दिया जाता था। और मध्यकाल की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जो मध्यकालीन समाज में प्रचलित हो चुकी थी, जिसमें विवाह, बाल विवाह, बच्चों का विवाह, लड़कियों का विवाह बचपन में ही करवा दिया जाता था। पर्दा प्रथा के एविडेंसेस हमें मिलते हैं। उसके बाद सती प्रथा, ये आप लोगों ने अभी पढ़ना है आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में। सती प्रथा, सती प्रथा आप लोगों को पता है कि, अगर जिसको पता नहीं मैं बता देता हूँ कि मध्यकाल में एक ऐसी गंदी प्रणाली समाज में स्थापित हुई जिसके अनुसार अगर किसी पति की पत्नी से पहले मृत्यु हो जाती थी तो उस पत्नी को उस पति की चिता के साथ सती होना पड़ता। सती मतलब कि उसको उसके साथ मरना पड़ता था, जलकर उसी चिता में जलती थी वो। तो इस प्रकार की गंदी प्रथाएं हमारे समाज में थी। और अगर कोई स्त्री मान लो मना करती थी कि मैं जो है वो भी नहीं मरूंगी, कि बच्चे भी रहते थे पीछे, तो समाज के जो हम बात करते हैं कि जो लोग होते थे वो ज़बरदस्ती उसके सिर पे डंडे की मारकर उसे बेहोश करते थे और फिर बाद में उसे ज़बरदस्ती चिता में जला देते थे। ये तो बाद में हमारे देश में बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक हुए, जिसमें सबसे बड़े जो समाज सुधारक थे वो राजा राम मोहन राय, जिनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1829 ईस्वी में जब अंग्रेज भारत में आ गए थे, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो उन्होंने 1829 ईस्वी में इस गंदी प्रथा, जिसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता था, जिसमें स्त्रियों को उनके पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था, इस प्रथा के विरुद्ध 1829 ईस्वी में एक कानून बना, जिसके अनुसार अगर कोई भी ऐसा करता था, सती करने की कोशिश करता था, तो उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। देवदासी प्रथा, ये सारी की सारी प्रथाएं बहुत ही दयनीय थी और बहुत ही गंदी थी, लेकिन क्योंकि
भारतीय समाज में ये ऐसी प्रथाएं जो है वो लगातार रहती थी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, देवदासी, जाति प्रथा जैसी समस्याएं, सांप्रदायिकता जैसी समस्याएं, ये सारी की सारी समस्याएं भारतीय समाज में थी। तो मध्यकालीन समाज में भी ये प्रथाएं, लेकिन बाद में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे, केशव नाथ जैसे लोग हुए जिन्होंने इन सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जो है अभियान चलाए और उन्हें सफलता भी मिली। समाज में विधवा का बहुत अपमान किया जाता था, अधिकांश स्त्रियां सती हो जाना पसंद करती थी। तो क्योंकि विधवा जो हो जाती थी, बाद में कोई लेडी जैसे मान लो अगर जिंदा भी रह गई तो समाज में उसके साथ इतना गंदा व्यवहार किया जाता था कि वो कन्विंस हो जाती थी कि यार बाद में भी जो है वो नर्क की ज़िंदगी जीनी उससे बढ़िया कि अभी मर जाएं। तो इस प्रकार की प्रथाएं भारतीय समाज में थी। एक और प्रश्न, भारतीय डाक प्रणाली। ये इब्न बतूता ने जो है वो भारतीय डाक प्रणाली का वर्णन अपनी पुस्तक रेला में किया है। एक प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है कि इब्न बतूता द्वारा मध्यकालीन समाज में भारत की डाक प्रणाली के बारे में क्या जानकारी दी गई है, वर्णन कर। तो इस तरीके से 2-3 नंबर का प्रश्न आता है, मैंने इसको जो है उस नोट को बना दिया है। इब्न बतूता भारत में प्रचलित डाक प्रणाली को देखकर बहुत चकित था, आश्चर्यचकित था, क्योंकि उस समय जब ना तो बाह्य कोई सुविधाएं थी, हवाई जहाज नहीं थे, बसें नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी डाकें बड़ी जल्दी पहुंचती थी। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर कोई डाक पहुंचानी हो तो बड़ी आसानी से पहुंचती। कैसे? जैसे सुल्तान अपने साम्राज्य की घटना को जानने के लिए, वैसे अगर डाक प्रणाली प्रथा प्रचलित नहीं होती तो बड़ा टाइम लगता था। जैसे मान लो कोई अगर न्यूज़ दिल्ली से सिंध तक पहुंचानी है, सिंध जो कि आजकल पाकिस्तान में स्थित है, तो वैसे दिल्ली से सिंध तक पहुंचने के लिए 50 दिन लगते थे, लेकिन गुप्तचर सुल्तान जो है इस डाक प्रणाली के द्वारा खबरें केवल 5 दिनों में पहुंचा देते थे। क्योंकि उसके लिए क्या किया था कि घोड़ों की प्रथा थी कि एक जगह से दूसरे स्थान तक घोड़ा जाएगा, उसके बाद इस तरीके से आगे आगे करते करते, तो डाक प्रणाली बहुत सुदृढ़ थी, जिससे व्यापारियों को बहुत लाभ होता था। और कोई भी सूचना, कोई भी संदेश, कोई भी सामान अगर छोटा मोटा भेजना हो तो इस डाक प्रणाली के द्वारा बहुत जल्दी वो सामान या वो डाक पहुंच जाती थी। तो ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में। मार्को पोलो, ये प्रश्न हालांकि हमने पहले पढ़ा हुआ है, अगर तुम दो लोगों को ध्यान हो तो हमने ये प्रश्न पढ़ा हुआ है, डिटेल में पढ़ा है। मार्को पोलो की यात्राएं भी नामक पुस्तक भी लिखी है, और ये हमने पढ़ा है यायावर साम्राज्य में। मार्को पोलो 14वीं शताब्दी में इटली का एक महान प्रसिद्ध नाविक था। उसने एशिया के अनेक देशों की यात्रा की थी, और उसने जो कुछ भी लिखा उसने अपनी पुस्तक मार्को पोलो नामक, ट्रैवल ऑफ द मार्को पोलो की यात्रा नामक पुस्तक में लिखा था। ज़्यादा मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझा गए होंगे। उनको लिखे अपनी कॉपी पे, और अगर चैनल अच्छा लगा है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।